Good morning children, welcome to E-classes. 9th हिंदी टेक्सचुअल पोर्शन में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. पोएम नंबर 10th. ओके, टाइटल है भारत गौरव. भारत अपने देश का नाम जिस पर हम गौरव कर सकें. तो यहाँ पे टाइटल ऐसा क्यों दिया है भारत गौरव? कुछ ऐसी यहाँ पे बातें बताई गई हैं कवि के द्वारा. कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त. इन्हें राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है. राष्ट्रीय कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो कविताएं लिखी हैं वो किस चीज़ से संबंधित हैं, कौन से विषय वस्तु से? अपने भारत की संस्कृति से संबंधित हैं. ठीक है, भारतीय संस्कृति की प्रशंसा की गई है. इतिहास कितना गौरवशाली था उसकी महिमा प्रकट की गई है. इसीलिए मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है. भारतीय संस्कृति अपने आप में कितनी महान है जिसे सुनकर पाकर हम अपने आप को धन्य महसूस करते हैं. हमें गर्व होता है कि हमने कौन सी भूमि पे जन्म लिया है, भारत भूमि. ठीक है, तो ये था टाइटल का मीनिंग, भारत गौरव, जिस पर हम गर्व कर सकें हैं, जिस पर हम अभिमान कर सकें. फर्स्ट पैराग्राफ, पेंसिल अपने हाथ में ही रखेंगे और मीनिंग्स लिखते जाएंगे. भूलोक का गौरव. भू का मीनिंग होता है ज़मीन, लोक संसार, गौरव जिस पर हम गर्व कर सकें. प्रकृति नेचर का पुण्य लीला स्थल कहाँ? पुण्य जहाँ पर अच्छे कर्म किए जाते हों, लीला स्थल, पुण्य लीला अर्थात जहाँ पर पुण्य के अच्छे शुभ कर्म किए जाते हों, ऐसा स्थल कहाँ पर है? पहले एक एक शब्द का डायरेक्ट मीनिंग देखेंगे और उसके बाद इनडायरेक्ट मीनिंग, है ना, जैसे कि आज तक हम करते आए हैं. फैला मनोहर गिरी हिमालय. मनोहर मन को हरने वाला, गिरी पर्वत, पहाड़, चट्टान, शिखर, समानार्थी शब्द इनके लिखते जाएंगे. हिमालय, हिमालय पर्वत का नाम, और गंगा जल जहाँ. संपूर्ण देशों से अधिक, संपूर्ण सारे के सारे देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष मतलब प्रगति, विकास, उसका की जो ऋषि भूमि है, इस भूमि का नाम क्या दिया गया है? ऋषियों की भूमि, है ना. वह कौन है? तो आंसर कवि स्वयं अंत में देते हैं, भारतवर्ष है. अब हम पैराग्राफ का इनडायरेक्ट मीनिंग देखेंगे. पहले 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं कवि ने क्वेश्चन पूछे. संपूर्ण भूलोक में अर्थात संपूर्ण संसार में जिस पर हम गर्व कर सकें ऐसी ज़मीन कौन सी है जहाँ पर प्रकृति ने क्या की हैं? अनेकों अनेक लीलाएं की हैं या पुण्य के कार्य किए हैं. ऐसी भूमि जिस पर हिमालय नाम का मनोहर अपने तरफ इंसान को क्या करता है? ये पर्वत आकर्षित करता है, मन को हर लेता है, अट्रैक्ट करता है, और पवित्र गंगा जल जहाँ बहता है. पूरी दुनिया में किस देश का सबसे अधिक विकास हुआ है या उत्कर्ष हुआ है? और उस भूमि का नाम भी क्या दिया गया है? ऋषि भूमि. तो उस भूमि का नाम क्या है? भारतवर्ष या भारत भूमि. हाँ वृद्ध भारतवर्षी. आई होप आपको इसका इनडायरेक्ट मीनिंग समझ में आया होगा. इजी लैंग्वेज है. हाँ वृद्ध भारतवर्षी. वृद्ध का मीनिंग होता है बूढ़ा, एजेड, जिसकी उम्र बहुत हो चुकी हो. संसार का सिरमौर, सबसे ऊंचा जिसका स्थान हो, उसे कहते हैं सिरमौर है. ऐसा पुरातन मतलब प्राचीन, पुराना. देश कोई विश्व में क्या और है? भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है. भवभूति का मीनिंग होता है खजाना, है ना. भवभूति जो भगवान ने खजाने बनाए, संपत्तियां बनाई, उनका प्रथम भंडार कौन सा है? भारतवर्ष. विधि ने किया. विधि मतलब ब्रह्मा जी, उसे विधाता भी कहते हैं, है ना. विधाता ने किया नर सृष्टि. नर मतलब पुरुष. यहाँ पे इनडायरेक्ट मीनिंग लेना है इंसान, मनुष्य. विधाता ने सबसे पहले किस भूमि पर सृष्टि का निर्माण किया या मनुष्य का निर्माण किया था? अब हम इसके इनडायरेक्ट मीनिंग पे चलेंगे. सेकंड पैराग्राफ, वृद्ध भारतवर्षी. अब वृद्ध क्यों कहा गया है? क्योंकि सबसे पहले कौन से देश का निर्माण किया था? ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि पर भारतवर्ष के नामक देश का. ठीक है, तो ये सबसे क्या है? ऊंचा देश है. ऊंचा मतलब ये नहीं कि ऊंचाई में ऊंचा है. ऊंचा अर्थात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस देश का है पूरे संसार में. ऐसा पुरातन अर्थात सबसे प्राचीन में प्राचीन विश्व में कोई देश है तो वो कौन सा है? हिंदुस्तान है.
भगवान ने जितनी भी संपत्तियाँ बनाई, नदी कहें, भवभूति का मीनिंग इनडायरेक्ट हम क्या लेंगे, नदी, प्रकृति की जो भी अंग हैं, खजाने हैं, हरियाली हो, पर्वत हैं या प्राकृतिक सौंदर्य है, उनका यदि प्रथम भंडार है तो वो कौन सा देश है, भंडार खजाना भी कह सकते हैं, वो भारतवर्ष की भूमि है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति का सौंदर्य पाया जाता है। विधाता ने सबसे पहले यदि मनुष्य का निर्माण किया था, मनुष्य को भेजा था, तो वो कौन सी भूमि थी, भारतवर्ष की भूमि थी। आपको इतना ख्याल होगा कि मनु नाम का जो एक व्यक्ति था, उन्हें ब्रह्मा जी का पुत्र भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जिस इंसान ने धरती पे जन्म लिया था, इस विश्व में जन्म लिया था, वो मनु नाम का व्यक्ति किस धरती पे उत्पन्न हुआ था, भारतवर्ष की भूमि पे। ठीक है, इनडायरेक्ट मीनिंग ये है इस पैराग्राफ का कि सबसे प्राचीन देश भारतवर्ष है। इस धरती पर, इस संसार में सबसे पहले मनुष्य ने यदि जन्म लिया हो तो वो कौन सी भूमि थी, भारतवर्ष की। प्राकृतिक सौंदर्य के मामले में देखें या जो खजाने ईश्वर ने बनाए हैं उनके मामले में देखें तो उसका भंडार कौन है, भारतवर्ष की भूमि ही है। सबसे प्राचीन देश इस विश्व में कौन सा है, भारतवर्ष। थर्ड पैराग्राफ, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध मतलब फेमस है। इसका नाम क्या दिया गया है, पहले फर्स्ट पैराग्राफ में दिया था ऋषि भूमि, और कौन सा नाम दिया गया है, पुण्य भूमि है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जो कार्य की वो कौन से, पुण्य के। इसके निवासी कौन है, आर्य। कि इस देश पर सबसे पहली जो बसने वाली जाति थी उसका नाम क्या था, आर्य जाति था। ठीक है, आर्य जाति के लोग थे। आपको पता होगा राम जो थे वो भी कौन सी जाति के थे, आर्य जाति के थे, है ना। लोग उन्हें आर्यपुत्र भी कहते थे। विद्या, विद्या मतलब शिक्षा, एजुकेशन। कला कौशल, कला आर्ट, है ना, कौशल कुशलताएं, स्किल्स जिसे हम कहते हैं। चाहे विद्या का क्षेत्र हो, अलग अलग कलाओं का क्षेत्र हो या कुशलता का क्षेत्र हो, सबके जो प्रथम आचार्य हैं, प्रथम मतलब फर्स्ट, आचार्य का मीनिंग होता है गुरु। आपको पता होगा चलिए पहले डायरेक्ट मीनिंग कर लेते हैं, इसके बाद इनडायरेक्ट मीनिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। संतान उनकी आज यद्यपि, संतान हम उनकी संतानें हैं, अर्थात जो हमारे बुजुर्ग थे वो कौन थे, ऋषि मुनि थे। ठीक है, आज हम उनकी क्या हैं, संतानें हैं, वो हमारे बुजुर्ग थे। हम अधोगति में पड़े, अधोगति जिसकी तरक्की रुक गई हो। आज हमारी तरक्की रियल में देखा जाए तो क्या हो चुकी है, रुक गई है। टेक्नोलॉजी के मामले में, साइंस के मामले में इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी इतनी तरक्की होते हुए भी रियल में देखा जाए तो आज देश इतना आगे नहीं है, प्रगतिशील नहीं है। पर चिन्ह उनकी उच्चता के, चिन्ह मतलब निशान, उच्चता, वो कितना ऊंचा जीवन जीते थे उसे कहते हैं उच्चता, कि आज भी कुछ हैं खड़े। चलिए इनडायरेक्ट मीनिंग की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कवि यहाँ पे कहते हैं कि भारत की भूमि को क्या कहा जाता है, पुण्य भूमि कहा जाता है। यहाँ पे जो भी ऋषि मुनि हुए या किसी राजा का नाम लिया जाए तो राजा कहते हैं ना, एक कहावत है, जैसा राजा वैसी प्रजा, है ना। कि राजा के क्षेत्र में या राजा के मन में एक भाव हुआ करता था कि मैं जनता का शासक नहीं हूँ बल्कि क्या हूँ, सेवक हूँ। यदि आपने 8th में 4th चैप्टर किया हो, सेकंड सेम में आई थिंक आया हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका टाइटल जो है वो था कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी। उसमें भी शास्त्री जी ने यही सेंटेंस कहा है कि मैं जनता का सेवक हूँ, अर्थात यदि मुझे जनता ने चुना है या मंत्री के रूप में चुना है तो मैं वहाँ उसकी सेवा करने के लिए बैठा हूँ, शासन करने के लिए, ऑर्डर चलाने के लिए बैठा नहीं हूँ। यथा राजा तथा प्रजा, ये कहावत है, जैसा राजा होता है वैसी ही उसकी प्रजा पाई जाती है। यदि राजा आदर्श है, प्रजा के सुख में सुखी होता है, प्रजा के दुख में दुखी हो जाता है, उसकी सहायता करने के लिए प्रेरित हो जाता है, तो प्रजा भी वैसी ही पाई जाती है। अर्थात प्रजा के मन में राजा के प्रति वो गुण आते हैं या सम्मान आता है कि हमारा राजा कितना है ना आदर्श है, कितना परोपकारी है, कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, मान लीजिए बाढ़ आ गई या अकाल की स्थिति आ गई, तो अकाल की स्थिति में कब खड़ी होती है, जब बारिश नहीं होती। बारिश नहीं होती तो पहले के समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस पे डिपेंड रहते थे, बारिश पे। आजकल तो चलो फैक्ट्री और ये सब इतना बढ़ चुका है, कारखाने, उद्योग, कि है ना बारिश नहीं पड़ती तो शहरी जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता।
लेकिन गांव जो ग्राम्य विस्तार में लोग रहते हैं उन पर बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो मान लीजिए बारिश नहीं हुई, अकाल की स्थिति खड़ी हो गई, तो पानी की व्यवस्था नहीं होगी, पानी कहीं नहीं मिलेगा तो खेती वगैरह होगी कैसे, फल फूल सब्जियां अन्न वगैरह उगाएंगे कैसे। तो राजा के पास जो भी भंडार हुआ करता था अपना, चाहे धन का भंडार हो, अन्न का भंडार हो, जो टैक्स के रूप में लेता है ना, हर महीने या हर साल टैक्स लिया जाता था राजा के द्वारा। किससे लेता था? प्रजा से। आज हम जैसे टैक्स भरते हैं रोड का, रोड लाइट्स का, या गटर की व्यवस्था का, पानी पीने का आता है इसका टैक्स भरते हैं, उसी प्रकार पहले भी राजा लोग क्या लेते थे? टैक्स लेते थे। ये टैक्स किसके लिए जमा किया जाता था? राजा खुद अपनी सुख सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि इसके लिए जमा करता था कि जब भी प्रजा पर कोई मुसीबत आएगी तो ये प्रजा के हित के लिए, भलाई के लिए उपयोग में लाया जाएगा। तो जब राजा इतना आदर्श हुआ करता था कि पूरे के पूरे भंडार खोल देता था कि प्रजा किसी भी तरीके से दुखी नहीं हो पाए या मुसीबत का सामना नहीं करेगी, हमारा फ़र्ज़ है अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो ये चिन्ह जो हैं, या चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। इस लाइन को यदि हम समझेंगे कि जब हम पुरानी कहानियाँ पढ़ते हैं या कोई भी ऐसी पौराणिक कथा पढ़ते हैं, या राम का ही चरित्र देख लीजिए कि जब प्रजा दुखी होती थी तो वह उनकी सहायता के लिए तत्पर हो जाते थे। तो ये जो चिन्ह हैं, चिन्ह मतलब ऐसी बहुत सी निशानियां हैं, इनसे पता पड़ता है कि हमारे राजा कितने आदर्श राजा हुआ करते थे, हमारे बुज़ुर्ग कितने आदर्श थे। हम इन ऋषि मुनियों की क्या हैं? संतानें हैं। वो हमारे कौन थे? बुज़ुर्ग थे। ठीक है, तो इन बुज़ुर्गों की हम क्या हैं? संतान हैं। आज हमारी तरक्की जो है अधोगति में पड़े हैं, अर्थात हमारी तरक्की रुक चुकी है। आज इतनी मेडिकल की सुविधाएं हैं, साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंसान ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन फिर भी देखा जाए तो इतनी बीमारियों का आक्रमण, हर दिन कोई ना कोई एक नई घटना घटती रहती है, या दुर्घटनाएं सुनते रहते हैं, हर रोज़ कोई ना कोई नई मुसीबत सुनने को मिलती है कि आज ये हो गया, आज वह हो गया। तो इनडायरेक्ट मीनिंग है कि धन के क्षेत्र में या टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन आध्यात्मिक, जिसे आत्मा की उन्नति कहा जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें हमने क्या कर दी हैं? छोड़ दी हैं। सेकंड लाइन अगर हम इस पैराग्राफ का इनडायरेक्ट मीनिंग समझें, विद्या कला कौशल के प्रथम आचार्य हैं। आपको पता होगा धनुष बाण चलाना, तीर कमान चलाना या घुड़सवारी, अलग अलग प्रकार की जो कलाएं हुआ करती थी, चाहे युद्ध के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, विद्या के क्षेत्र में हो, अलग अलग कलाएं हुआ करती थी। ठीक है, अब ये जो कलाएं हैं, पहले के समय में केवल बच्चे को रामायण महाभारत वेद वगैरह नहीं पढ़ाए जाते थे। आपने देखा होगा या 8th में भी एक चैप्टर किया है, वारुणी नाम का एक बच्चा था, वो अपने गुरु से जो भी सुबह सिखाते थे ना, वो सारे के सारे मंत्रों को याद करता रहता था, सोचता रहता था। लेकिन है ना, वो सोचता था कि मैं तो यहाँ पे केवल पढ़ाई करने आया हूँ, मुझे ना ये खेती के काम से, कुएं के काम से, या मटके बनाना वगैरह, ये सब काम सिखाए जाते थे बच्चों को, है ना। सुबह 4 बजे के आसपास बच्चे स्नान वगैरह करके गुरुजी के आश्रम में या गुरुजी के सानिध्य में खड़े हो जाते थे, उपस्थित हो जाते थे। क्यों? सबसे पहले प्रार्थना करवाई जाती थी, उसके बाद आश्रम की साफ़ सफाई करना, खेती करना, जंगलों में लकड़ियाँ काटने जाना, कुएं में से पानी भर के लाना, खेती करना या अन्न उगाना, ये सारे के सारे काम कौन सिखाते थे? गुरुजी सिखाते थे या आचार्य सिखाते थे। तो केवल किताबी शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता था, इंसान को पूरी तरह से सर्वगुण संपन्न करके फिर ही गुरु जो हैं उन्हें अपने आश्रम से छुट्टी देते थे कि अब तूने सारी की सारी विद्याएं कलाएं सीख ली हैं, अब मैं तुझे मुक्त करता हूँ पढ़ाई से या विद्या से। तो इन सब के प्रथम जो आचार्य थे वो हमारे देश से ही उत्पन्न हुए थे। आप आज जो बीमारियों से बचाने के लिए योग की शिक्षा दी जाती है, इतना मीडिया में दिखाया जाता है कि यदि योगा करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तो ये जो योग है ये भी हमारे देश की उपज है, किसी और देश ने हमें नहीं दिया था, बल्कि पतंजलि नाम के जो आचार्य थे, गुरु थे, उन्होंने ही योग की शुरुआत करी थी। तो इतने लंबी लंबी उम्र हुआ करती थी, बहुत साल तक जीते थे, स्वस्थ रहते थे, बुढ़ापे में भी बहुत अच्छे से काम कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी कलाएँ, ये योग, ये आयुर्वेद सारे के सारे हमारे देश के पास थे। आज हम अपने
अपने देश की संस्कृति को, आयुर्वेद को क्या हो चुके हैं, भूल चुके हैं। इसीलिए हमारी तरक्की क्या हो गई है, रुक गई है। दूसरे देश हमारे से योगा सीख के चले गए। आज अमेरिका में देखो योगा को कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कितने क्लासेस सेंटर चलते हैं, जबकि हम इन चीज़ों को भूल चुके हैं। तो कह रहे हैं कि संतान उनकी आज यद्यपि मतलब हालांकि हमारी तरक्की क्या हो गई है, रुक गई है। और दूसरे जो विदेशी लोग हैं वो सारे के सारे हमारी बातों को लेकर जा रहे हैं और वो अपने देश में उन बातों को फॉलो कर रहे हैं, है ना। ये था इसका इनडायरेक्ट मीनिंग कि एक बच्चे को केवल किताबी शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जाता था, उसे संपूर्ण कला 16 कला संपन्न बनाने की कोशिश करते थे। कौन? गुरु। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी कलाएं सिखाने वाले गुरु थे वो भी हमारे देश में ही थे। इसके साथ एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगी। तक्षशिला और नालंदा करके हमारी 2 यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। वहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी, बेस्ट में बेस्ट शिक्षा दी जाती थी, बेस्ट यूनिवर्सिटी थी। एक विदेशी व्यक्ति ने, शायद उसका नाम अलादीन खिलजी था, उसने आक्रमण करके क्या कर दिया, इस यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया, क्योंकि उससे सहन नहीं हुआ, मुग़लों से सहन नहीं हुआ कि विद्या कला कौशल के मामले में भारतवर्ष की भूमि जो हिंदुस्तान की भूमि पे इतने अच्छे अच्छे गुरु हैं, आचार्य हैं कि व्यक्ति को क्या कर देते हैं, 16 कला संपन्न व्यक्ति बना देते हैं, बच्चों को इतनी शिक्षा दे देते हैं, चाहे युद्ध की कला हो या खेती की कला हो या ज्ञान की कला हो, हर चीज़ में हमारे गुरु क्या कर देते थे, बच्चों को एक्सपर्ट बना देते थे। तो इससे बात से पता पड़ता है विदेश के बच्चे तरसते थे। जैसे आजकल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पे बच्चे तरसते हैं एडमिशन लेने के लिए। आपने सुपर 30 पिक्चर भी देखी कि इसमें आनंद कुमार जो हैं वो लंदन में एडमिशन के लिए, वहाँ पर एडमिशन तो मिल जाती है, क्वेश्चन सॉल्व करके दे देते हैं, लेकिन 5 या 6 लाख की ज़रूरत है, तो वो 6 लाख नहीं थे, इसीलिए वो पढ़ाई नहीं कर पाए। तो आज के टाइम पे जितना लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इम्पोर्टेंस है, उतना ही इम्पोर्टेंस किसका हुआ करता था, हमारे देश में जो यूनिवर्सिटी बनी हुई थी उनका हुआ करता था। ठीक है, तो मुग़लों ने क्या किया, उन पर आक्रमण करके तहस नहस कर दिया। इस बात से पता पड़ता है कि हमारे देश में जो यूनिवर्सिटी बनी हुआ करती थी, जो विद्या दी जाती थी, वो कितनी इम्पोर्टेंट थी। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। अपने लिए न जीते थे मतलब परोपकारी थे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते थे, बल्कि परोपकार के लिए, दूसरों पर भलाई करने के लिए ही जीते थे। वो कौन सी जाति थी? आर्य जाति। हम उनकी क्या हैं? संतानें हैं। वे स्वार्थरत, रत मतलब लीन हो जाना, स्वार्थ मतलब स्वार्थी बनकर मोह की मदिरा कभी पीते न थे। मोह मतलब मोह माया, जिसे हम लालच लोभ कहते हैं, कि जो मेरे पास है वो मेरा ही रहेगा, किसी और को मैं सहायता करने के लिए दूंगा नहीं। मदिरा का मीनिंग होता है शराब, तो ये शराब उन्होंने नहीं पी थी। शराब का डायरेक्ट मीनिंग वो नहीं है कि शराब पीना, शराब का इनडायरेक्ट मीनिंग है कि इस मोह माया में वो फंसे नहीं थे। ये नशा, ये लालच का नशा उनके ऊपर कभी चढ़ा ही नहीं था कि हमें स्वार्थी बन के जीना है। कैसे बन के जिए थे वो? परमार्थी, ठीक है, निस्वार्थी। संसार के उपकार हेतु मतलब उपकार करने के लिए जब जन्म लेते थे सभी। आर्य जाति में जितने भी राजा उत्पन्न हुए उन सब ने जन्म लिया केवल किसके लिए? संसार में उपकार करने के लिए। निश्चेष्ट होकर, निश्चेष्ट जो प्रयत्न न करता हो, किस तरह वे बैठ सकते थे कभी? अर्थात जब भी कोई कार्य करते थे तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं हुआ करता था जो प्रजा की भलाई के लिए न हुआ करता था। कभी बिना प्रयत्न के, बिना प्रयत्न का मीनिंग लेना है निष्काम, यूँ कहें कि जो निष्क्रिय बन के बैठता है, निष्काम तो नहीं, निष्क्रिय कह सकते हैं। निष्क्रिय जो कुछ काम धंधा करता ही न हो, हमेशा सोचते रहते थे, काम करते रहते थे, जो भी डिसीजन लेते थे केवल किसके लिए? अपनी प्रजा की भलाई के लिए। वो स्वार्थी नहीं थे बल्कि क्या थे? परोपकारी थे। तो ये आर्य जाति की हमारी इस पोयम में क्या बताई गई हैं? विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारे की सारे पैराग्राफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीनिंग अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम थोड़ा शब्द समूह की तरफ बढ़ेंगे। अंडरलाइन किए हुए हैं लीला स्थल, भवभूति, विधि, संसार का वैभव। वैभव मतलब सुख सुविधाएं, ऐशो आराम की चीज़ें, उसे कहते हैं भवभूति। विधि, तो आप इसका शब्द समूह कौन सा लेंगे? सृष्टि की रचना करने वाला देवता। ब्रह्मा नहीं लिखेंगे, ब्रह्मा इसका समानार्थी शब्द कहलाएगा। आचार्य, तो आचार्य का शब्द समूह बनेगा आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला। आचार मतलब व्यवहार,
ठीक है। अधोगति दयनीय दशा, स्वार्थरत निश्चेष्ट, तो आप लिखेंगे चेष्टा रहित। ये हुए हमारे शब्द समूह। 1-2 वाक्य में उत्तर लिखें। ये 6 के 6 क्वेश्चन आपको करने हैं। 5-6 वाक्य में उत्तर लिखेंगे। ये भी दोनों राइट इन डिटेल के तौर पे लिखने हैं। रिक्त स्थान MCQ दिए हैं। भारत को ऋषि भूमि कहा गया है। वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है। विधि ने नर सृष्टि का विस्तार यहीं से किया है। भारत के निवासी आर्य हैं। आर्यों की संतान आज कौन सी स्थिति में है? अधोगति में। मैच द पेयर्स लिखे हुए हैं। वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है, 3rd। विद्या कला कौशल के प्रथम आचार्य हैं, 6th। संपूर्ण देशों से अधिक भारत का उत्कर्ष है, 3rd। भगवान की भवभूति का प्रथम भंडार है, 2nd। भारत जैसा पुरातन देश दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, 4th नंबर। भारत के निवासी आर्य हैं, 5th नंबर। ओके। 5th क्वेश्चन नहीं करना है, भाव स्पष्ट कीजिए। 6th विरुद्धार्थी शब्द अधोगति, उन्नति, वृद्ध, युवान, जवान, पुरातन, नवीन, नया, प्रथम, अंतिम, विस्तार, संकुचित, पुण्यभूमि, पाप भूमि, उत्कर्ष, हतोत्कर्ष। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अधोगति, उन्नति, वृद्ध, युवान, पुरातन, प्राचीन, प्रथम, अंतिम, विस्तार, संकुचित, पुण्यभूमि, पाप भूमि, उत्कर्ष, हतोत्कर्ष, उच्च, निम्न। ओके। इसके बाद हम आएंगे समानार्थी। पर्यायवाची का मीनिंग होता है समानार्थी शब्द। हिमालय, हिमगिरी उसका नाम है। गंगा, गंगा के 2 समानार्थी शब्द लिखें, विष्णुपदी और जाह्नवी। ठीक है। ह आधा आएगा, हलन की मात्रा आएगी, आप ध्यान देंगे इस बात पे। दरवाजे वाली नहीं है, ह है। ह के नीचे हलन की मात्रा। गिरी, गिरी मतलब पर्वत, पहाड़, शिखर, चट्टान। फिर आगे बढ़ेंगे। भूमि, भूमि धरती, वसुंधरा, ज़मीन, भू, पृथ्वी, धरा। जितने भी लिखे हैं ना वो सारे नोटबुक में लिखेंगे। मान लीजिए एग्ज़ाम में 6 के 6 तो नहीं लिखने हैं, एग्ज़ाम में तो एक ही पूछा जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको वसुंधरा, पृथ्वी, धरा, धरती ये सब याद नहीं आता, केवल ज़मीन या भू याद आता है। तो यदि 2 भी आपको याद हैं तो फिर आपका समानार्थी शब्द का वनवा कहीं नहीं जा पाएगा। ठीक है। 6 में से 1 या 2 तो अवश्य याद रह ही जाएंगे। मान लीजिए एक में आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है और दूसरा आपने लिखा है ज़मीन, तो ज़मीन पे क्या मिल जाएगा? 1 मार्क पक्का। ओके। संसार, लास्ट वर्ड नहीं, सेकंड लास्ट वर्ड है विश्व। विश्व, संसार, सृष्टि, दुनिया, जग, जगत। मदिरा, उसका एक मीनिंग है शराब। आई होप आपको ये पोयम डायरेक्ट इनडायरेक्ट मीनिंग अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। जितनी बातें बताई गई हैं वो सारी नोटबुक में लिखनी है। ओके बेटे, थैंक यू।